मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 12 दिन से पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सुरंग से हमारे भाई कब निकलेंगे, किस रोज निकलेंगे। 41 भाइयों के रेस्क्यू में रोड़ा है। कौन सी चीज रोड़ा है ये मैं आपको बताऊं। ये सुरंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ड्रिलिंग हो रही है। ये जो ड्रिलिंग आपको नजर आ रही है ये काटा जा रहा है कटर से। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह से रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है और रेस्क्यू को और ज्यादा तीव्रता देने के लिए देखिए जरा मौके पर कौन कौन मौजूद है। देख रहे हैं आप, आज खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जाके जाना कि आखिर अब किस बात का अवरोध हो रहा है, कौन सी चीज रुकावट बनी हुई है। सुरंग के अंदर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। आज ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो इससे पहले भी आ चुके हैं, वो भी खुद सुरंग पर पहुंच चुके हैं जनरल वीके सिंह। और अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो सुरंग में भाई फंसे हैं उन्हें सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे भाइयों को फोन लगाया, जो 41 भाई अंदर फंसे हुए 12 दिन से। सुनिए जरा पुष्कर धामी साहब उन फंसे हुए लोगों से फोन पर क्या बात कर रहे हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, तो भी बहुत है। ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री धामी को, ये सारी बातचीत प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं। आपने सुना, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री रोज सुबह 7 बजे मुझे फोन करते हैं। सोचिए, 12 दिन से प्रधानमंत्री की नजर है। लेकिन मैं आपको बताऊं बाधा किसमें आ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये है वो अगर मशीन। ये देखिए मलबा निकाला इसमें, ये अंदर ड्रिल करता है, बाहर मलबा निकालता है। ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं। यही मशीन है जो अमेरिका से आई है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये देखिए अंदर से ये जो सुरंग है इसके अंदर एक ड्रिलिंग चल रही है मशीन, वो ड्रिल करता है और मलबा बाहर फेंकता है और पाइप अंदर करता चला जा रहा है और इसी तरीके से पाइप अंदर जाएगा। लेकिन ड्रिल करने के दौरान कुछ चीजें मलबे के बीच में आ जाती हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये सरिया है, मलबे में घुसी हुई सरिया ड्रिल करने के दौरान आ गई। अब इस सरिया को ड्रिल नहीं किया जा सकता, इसे कटर से काटा जाता है। तो होता क्या, पूरी मशीन बाहर निकाली जाती है, फिर एक जवान एनडीआरएफ का या कोई कटर अंदर जाता है पाइप से, जहां पर सरिया आया है उसे काटता है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये भी सरिया है। ये सारी सरिया काटी गई है।
इनको काटा जाता है, फिर ड्रिलिंग शुरू होती है। यह है बाधा। अगली तस्वीर दिखाई, ये एक ये सरिया है। तो ये सारा दरअसल वहां टनल का काम चल रहा था, तो काम के दौरान ये सारी चीजें वहां पहले से रखी थी, ऊपर से मलबा गिरा तो ये सब उसी में फंस गया। अब ये सारी चीजें रोड़ा बनी हुई। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी ऑगर मशीन की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अब आप देखिए कि अंदर का हाल क्या है। उस मशीन में भी नुकसान आया है, देख रहे हैं आप, वो उसकी भी चादर फट गई है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो बीच में इसको पाइप को अंदर डालते वक्त जब सरिया बीच में आ जाता है तो पूरी चादर को फाड़ देता है। उसके बाद फिर उसे बाहर निकाला जाता है, मशीन को रिपेयर किया जाता है और फिर मशीन चलनी शुरू होती है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है। जो 12 दिन बीत गए हैं, पहले तो मलबा हटाना समस्या थी, अब मलबे के अंदर बहुत सी चीजें। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे कटर अंदर सरिया को काट रहा है। दिल्ली से 5 वेल्डर्स की टीम सुरंग में पहुंची है। 5 वेल्डर दिल्ली से बुलाए गए। सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान दिक्कत आ रही है और ऑगर से खुदाई में सरिया रुकावट बन गई। सुरंग के मलबे में सरिया जैसी ठोस चीजें दबी हुई हैं। यही चीजें सामने आती हैं तो मशीन रुक जाती है, ऑगर मशीन। ऐसी स्थिति में पहले ऑगर को निकाला जाता है बाहर, इसके बाद टीम ऑक्सीजन के साथ पाइप में अंदर जाती है, क्योंकि लगभग 40-45 मीटर अंदर पाइप डाला जा चुका है। 45 मीटर अंदर अगर सरिया आ गई तो एक आदमी को 45 मीटर अंदर जाना पड़ेगा, कटर लेकर वो काटेगा वहां सरिया आगे जो मलबे में होगी। ये रुकावट, ये टीम रुकावट को हटाती है, सरिया काटती है। गैस कटर के जरिए सरिया काटे जा रहे हैं। मलबे में भारी मात्रा में लोहे की सरिया है। यही सरिया रेस्क्यू में सबसे बड़ी रुकावट है और सरिया सामने आने पर कई घंटे लग जाते हैं। रुकावट हट जाती है तो फिर से ड्रिलिंग शुरू होती है। लगभग हर 1-2 मीटर पर ऐसे रोड़े आ रहे हैं। अब तक 45 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हो चुकी है। करीब 10 मीटर के आसपास ड्रिलिंग और बची है, जिसमें 8 से 10 घंटे के करीब का वक्त और लग सकता है। 200 से ज्यादा कर्मचारी इसके रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अब जरा सुनिए, सरिया काटने वाले प्रवीण यादव जिन्हें बुलाया गया, वो बता रहे हैं किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और कैसे वो सरिया काट रहे हैं। सुनिए। फंसा था, क्या स्थिति थी अंदर? 3 इंची का पाइप था और बार थे स्टील के, उसकी वजह से पाइप को होल्ड हो गया था मैडम। हाँ, आपको कितने घंटे लगे उसे काटने? 3 घंटे लगे कंटिन्यू। 3 घंटे कंटिन्यू। और कितने बजे ये हुआ था? ये मैं 12 बजे करीब गया था, 11:30 बजे, और करीब 3 घंटे के बाद आया। तो पाइप के अंदर घुस के जाना पड़ा था? हाँ मैडम। तो अब वो क्लीन हो चुका है क्लीन हो मतलब? गया। तो अभी क्या अंदर अभी और भी क्या सिचुएशन आपको लग रही है? सिचुएशन ठीक है, सब कुछ ग्राउंड चेक किया, हाथ डाल के 1 मीटर तक हाथ डाला, सरिया भी डाला, चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग, अभी आगे कोई हडल नहीं है? अभी कुछ दिख नहीं रहा। अगर कुछ आता है तो उसके लिए फिर हम लोग फिर जाएंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, क्या गैस कटर की और कोई मशीन बनाई गई? नहीं, गैस कटर से ओनली कट किया गया। तो आपने सुन लिया प्रवीण यादव साहब को। अब मैं आपको बताऊं कि देश की सारी एजेंसियां लगाई गई इस काम में। एनडीआरएफ काम कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा टीम्स लगा दी गई। देश की 1-2 एजेंसियां नहीं लगी थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एनडीआरएफ को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जा रही है एनडीआरएफ। 1-2 टीम नहीं, देश की 19 एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी, तब जाकर यह रेस्क्यू कामयाबी की स्थिति तक पहुंच सका है। देखिए जरा देश की कौन कौन सी एजेंसियां लगाई गई थी, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा, बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो कि ऐसी भी कोई एजेंसी है, ये भी कोई काम करती है। सबसे पहले NHIDCL यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना, मेन टनल में ड्रिलिंग का काम यही कर रहे हैं। दूसरी एजेंसी ONGC यानी अंग्रेजी में से ऑयल एंड नेचुरल गैस कहते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। ये क्या कर रही है? इनका काम है तेल निकालना या जो है ड्रिल करना, तो सुरंग में ऊपर से ड्रिलिंग के काम में इन्हें लगाया गया है। एक और एजेंसी है RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड। यमुनोत्री वाला जो रास्ता है उस पर ड्रिलिंग में इनको लगाया गया है। पहाड़ी के ऊपर से भी खुदाई की जिम्मेदारी इनके पास है। एक और एजेंसी है SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम, यह भी लगी है। मेन टनल में ड्रिलिंग के काम में इसे लगाया गया है। अब 4 और एजेंसियां हैं, देखिए 19/8 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। BRO लगी है, जिसे अंग्रेजी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी सीमा सड़क संगठन। टनल पर सड़क बनाने का काम किया है इसी ने, यानी जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी से ऊपर ड्रिलिंग करनी थी तो रोड बनाई गई, रोड का जिम्मेदारी BRO के पास थी।
एनडीआरएफ लगी है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल। रेस्क्यू में लगी टीमों की मदद कर रही है एनडीआरएफ। भारतीय सेना भी लगी हुई है। फिलहाल स्टैंड बाय में आर्मी थी। रेस्क्यू में लगी जो टीम है उनकी हेल्प, उनकी मदद की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग का महकमा लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। एम्बुलेंस के साथ ही अस्पताल भी बना दिया गया है, अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। इसके अलावा पीएमओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत से विभाग हैं जो वहां काम कर रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडीआरएफ के डीजी और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, पूर्व सलाहकार, उन्हें सुनिए। ऑगर मशीन का काम दोबारा शुरू हो गया है और पाइप्स इंसर्ट हो रही हैं। आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। उसके बाद हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, बाकी जितनी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं सब तैयार हैं। रिहर्सल भी हमने कर रखा है कि इस तरह की पाइप में से या इससे थोड़ी सांकड़ी भी, थोड़ी नैरो भी रहेगी पाइप, अगर उसमें से भी हम लोगों को सुरक्षित आराम से निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है। ओह यस आई कैन से दैट, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर, जी मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। आई स्पोक टू देम, ऑल ऑफ देम आर इन हाई स्पिरिट्स। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट अस होप वी विल बी एबल टू अचीव इट। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक मंदिर का जिक्र आ रहा है और उस मंदिर की महिमा के बारे में मैं आपको बताऊं। आप सोच रहे होंगे टनल है, टनल में रेस्क्यू है और मंदिर कहां से आ गया। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, और ये देखिए, ये कोई और नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी साहब हैं और ये सुरंग के ठीक बगल में मंदिर बनाया गया है। धामी साहब मंदिर के पास पूजा कर रहे हैं और अकेले पुष्कर धामी नहीं कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये जो विदेश से एक्सपर्ट आए, टनल एक्सपर्ट अर्नल्ड भी उसी मंदिर पर जाकर देखिए कैसे दंडवत हो गए, पूजा की उन्होंने, प्रार्थना की है। उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, इस सुरंग के पास भी एक मंदिर है। इस मंदिर की महिमा क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, अब उस मंदिर तक देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उस मंदिर, ये सिर्फ सुरंग के ठीक बगल में मंदिर है, देख रहे हैं आप। उस मंदिर में बाकायदा डोली पहुंची है और बौखनाक बाबा है। आज देवता की डोली देख रहे हैं, यहां से निकली है और उसके बाद देखिए सुरंग के अंदर गई है और बाहर देखिए आपको घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। देवताओं का शहर है उत्तराखंड। आइए मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये मैं आपको सुरंग के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सुरंग में भी आरती हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए और सुनिए जरा घंटी की आवाज। आप सुन रहे हैं मंदिर के अंदर आरती, ये सुरंग के अंदर आरती हो रही है। मंदिर से इससे पहले डोली सुरंग तक पहुंची है। तो अब मैं आपको बताऊं, तकनीक के साथ आस्था का जो सहारा है, मंदिर से इसका क्या ताल्लुक है, क्या मान्यता है सुरंग की, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं सुरंग और ये है मंदिर। सिलक्यारा, इसे सिलक्यारा रास्ता कहते हैं। सिलक्यारा में बाबा बौखनाक की पूजा होती है। दरअसल जब टनल बनाई गई है तब यहां मंदिर भी बनाया गया। मजदूर अधिकारी पूजा करके ही सुरंग में जाते थे, लेकिन दिवाली से पहले मंदिर हटा दिया गया। कहा यह जाता है कि मंदिर हटाया तो परेशानियां बढ़ गईं। दिवाली के दिन ही 41 भाई सुरंग में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो भूकंप भी आ गया। भूस्खलन से रेस्क्यू का काम भी प्रभावित हुआ है। यहां जो स्थानीय लोग हैं वो ये मानते हैं ये सब बाबा बौखनाक की कृपा है, उनका प्रकोप है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने इस पर विरोध भी जताया कि मंदिर क्यों हटाया गया। उपाय विफल हुए तो बौखनाक देवता के पुजारी को बुलाया गया। बाकायदा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से पुजारी से क्षमा मांगी गई है। सुरंग के गेट पर दोबारा से मंदिर की स्थापना कराई गई। ये देख रहे हैं, ये दोबारा स्थापना हुई है। मंदिर की स्थापना के बाद ही 6 इंच पाइप टनल में पहुंचा है और इसी पाइप के जरिए खाना पानी अंदर जा रहा है। यह मान्यता है कि बौखनाक देवता को मानने वाले लोगों का आज बाबा बौखनाक की डोली भी सुरंग तक पहुंची, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द सभी लोग बाहर निकल आएंगे। अब सुनिए जरा इस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रोज जिस टाइम से वो अंदर फंसे उस टाइम से उनके बारे में हम पूजा कर ही रहे हैं और भगवान ने जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप में अंदर भी है और बाहर भी है।
आगे जो है देवता ने थोड़ा जो है दृष्टि दी और सबके लिए जो है चेतावनी दी कि अभी मान जाओ, अभी गलत मत करना, अभी सही चलो, ये थोड़ा चेतावनी है। और इसके बाद भी अगर अनसुनी की तो बहुत और भी ज्यादा अनसुनी होगी और कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगी। फिर तो आपको लगता है ये बाबा का प्रकोप है? बाबा का तो प्रकोप है ये इस धरातल पे, इस धरातल पे औरों का प्रकोप नहीं, इस धरातल पे केवल बाबा ही हमारा सब कुछ है, इस क्षेत्र में हो चाहे उस क्षेत्र में हो। तो भगवान के साथ साथ विज्ञान का भी सहारा है और विज्ञान ने भी अब तक जो काम किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मशीन है, ये मशीन वाकई किसी जादू से कम नहीं। ये मशीन ना होती तो शायद इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। इस मशीन को ही ऑगर मशीन कहते हैं। ये मशीन काम कैसे करती है आइए आपको ये बताता हूं। इसका नाम आपने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है? ये अमेरिका की मशीन है। ये तस्वीर का एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कैसे मशीन काम कर रही है, देख रहे हैं? ये इसके अंदर जो आप कॉइल देख रहे हैं यही अंदर जाकर ड्रिल करता है और ये देखिए ड्रिल करके मलबा बाहर निकाल रहा है और पाइप अंदर कर रहा है। देखिए दीवार में ड्रिल करने की एनिमेशन आप देख रहे हैं। ड्रिल करता जा रहा है और ये देखिए मलबा यहां निकल कर आ रहा है। ये मशीन का काम करने का तरीका है ऐसा। ऑगर ड्रिल मशीन दरअसल दो तरीके से काम करती है। एक वर्टिकल यानी जमीन में सीधा छेद करना हो, मतलब अगर जमीन में गड्ढा करना हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हॉरिजॉन्टल यानी सामने से समानांतर ड्रिल करनी हो, जमीन से समानांतर। सुरंग में इस समय ऑगर मशीन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ही काम कर रही है और इसमें एक लंबी पाइप और घुमावदार पेच जैसी आकृति होती है। इसमें आगे एक छेद करने वाला हैमर कह लीजिए या कॉइल कह लीजिए लगा होता है और यह हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर में लगातार चोट करते हुए अंदर घुसता है और वहां से निकलने वाली मिट्टी पेचकस जैसी घुमावदार ड्रिलिंग मशीन के अंदर से खींचकर पीछे की तरफ निकालती रहती है। ऐसे में मशीन के पिछले हिस्से से मिट्टी निकलती रहती है और पाइप जो है वो आगे की तरफ जाता रहता है। इससे ये पूरी ड्रिल हो जाती है। अब वक्त कम बचा है, सभी 41 भाई निकल आएंगे, लेकिन उनके परिवार वाले परेशान हैं। 12 दिन से परिवार के लोग सुरंग में फंसे हैं। सुनिए जरा परिजन क्या कह रहे हैं। वो अभी ठीक है, बात आवाज उसका अच्छा आ रहा है, अच्छा आवाज आ रहा है, अभी साफ आवाज आ रहा है। खाने के बारे में पूछे, वो बोले कि हाँ आज हम ऑरेंज खाए हैं। वो ठीक है। वो हम लोग के बारे में पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप लोग को दिक्कत तो नहीं है? हम लोग अंदर से आप लोग की चिंता जाहिर। हाँ, हम लोग का चिंता है, मम्मी पापा का चिंता है, फिर बच्चों का चिंता है। तो हम बता दिया कि सब ठीक है, हम लोग बाहर में सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, बच्चा भी सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। वो बोले कि हम लोग को निकालने के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? तो हम बोले नहीं, यहाँ प्रोसेस बहुत जोर शोर से चल रही है, आप लोग को जल्दी निकाल लिया जाएगा। यही कैसा है क्या है, खाने पीने के लिए घर के बारे में बातचीत हुई। क्या खाने में क्या भेजा गया, कुछ बताया उन्होंने? फल फ्रूट भेजे बोल लेते, अभी खाने में फिर खाने के लिए भेजेंगे, जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे कह रहे हैं। आश्वासन तो कुछ नहीं है कि आजकल का, लेकिन जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लेंगे क्या। परिवार के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन अब चिंता किस बात की है, होना क्या है? तैयारी पूरी है। ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है। सीएम धामी का हेलीकॉप्टर है जो सुरंग जहां पर है वहीं हेलीपैड अस्थायी तौर पर बनाया गया है, वो पहुंचे धामी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये फुल स्क्रीन लीजिए। ये अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, देख रहे हैं आप। 41 बेड इस अस्पताल में लगे हैं, वहीं सुरंग के पास बनाया गया है नजदीक में, और तैयारी ये कर ली गई है जैसे ही सुरंग में फंसे 41 भाई बाहर आएंगे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा, उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा, किसकी क्या हालत है उसके बाद। लेकिन साथ ही साथ एम्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, एम्स भी पूरी तरह से तैयार है। आइए आपको बताऊं तैयारी किस स्तर पर की गई है, क्योंकि किसी वक्त भी निकल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, 41 भाइयों के निकलते ही मेडिकल टीम तैयार होगी। टनल के बाहर ही एक अस्पताल बना दिया गया है। ज्यादा हालत खराब हुई तो ये देख रहे हैं, ये है एम्स, ऋषिकेश एम्स। ऋषिकेश एम्स में ये हेलीपैड भी बना दिया गया है, यानी हेलीकॉप्टर वहां से उड़ेगा सीधे ऋषिकेश एम्स के पास जो हेलीपैड है वहां आकर रुकेगा और सीधे एम्स के अंदर। टनल के बाहर एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। स्थिति खराब हुई तुरंत हेलीकॉप्टर एम्स ले जाएगा। एम्स का ट्रॉमा सेंटर डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। टनल में फंसे भाइयों के लिए 41 बेड रिजर्व रखे गए हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई और टीम में मनोरोग, जनरल मेडिसिन, इमरजेंसी विशेषज्ञ भी हैं। ट्रॉमा सेंटर रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में बांट दिया गया है।
जरूरत पड़ने पर स्थिति के हिसाब से भर्ती की जाएगी। सुरंग के आसपास के भी सारे अस्पताल इस वक्त अलर्ट पर हैं। थोड़ी परेशानी होगी तो नजदीकी अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए सुरंग के पास 41 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। इमरजेंसी के लिए टनल के पास अस्पताल भी बनाया गया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ में एक टीम तैनात की गई है। सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र कुमार जो कि एम्स के प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें सुनिए। जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी जो उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे 41 बेड उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो मोस्टली उनकी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट जो है वहीं पर हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में। लेकिन इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो एम्स ऋषिकेश ने भी एक एडवांस रूप में जो है अपनी प्रिपरेशन करके रखी है उनके लिए। तो हमारे पास हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीपैड की सर्विस है। तो एयर एम्बुलेंस के थ्रू अगर उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है तो वी आर कैपेबल कि उनको यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। लगभग 30 मिनट्स के विद इन वो जो है हमारे पास आ जाएंगे हॉस्पिटल में। हमने यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में डिजास्टर बेड्स 20 डिजास्टर बेड्स उनके लिए रिजर्व करके रखे हैं। 6 आईसीयू के बेड्स भी अगर मान लीजिए किसी को कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होती है उनके लिए रिजर्व करके रखे हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एमएस पूल के बेड होते हैं, वो भी अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें दिए जा सकते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द 41 भाई सुरंग से बाहर होंगे और बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आज की है, जम्मू कश्मीर से आई है, अफसोस भी है। खबर यह है शहादत का बदला और देश में उबाल है। तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारे कैप्टन हैं जो शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। 2 कैप्टन शहीद हुए, कैप्टन शुभम, कैप्टन प्रांजल और हवलदार माजिद। कुल 5 जवान शहीद हुए हैं जिनकी शहादत का बदला देश मांग रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, कैप्टन शुभम का पार्थिव शरीर है। ये देख रहे हैं, इस जंगल में पहाड़ी पर उनकी शहादत हुई और उसके बाद देखिए हमारे जो जवान हैं कैप्टन शुभम का पार्थिव शरीर ऊपर पहाड़ी से उतार कर ला रहे हैं। उनके पास शायद कोई खाट है जिसे आप अगर देख सकें, खाट को उन्होंने कंधों पर उठा रखा है और कैप्टन शुभम का पार्थिव शरीर पहाड़ी से नीचे लेकर आ रहे हैं। हमारे जवान अभी भी इस जंगल में ऑपरेशन चल रहा है, बताएंगे आपको कि कैसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन आपको बताऊंगे जंगल कौन सा है। ये आप देख रहे हैं, ये है राजौरी का जंगल। फुल स्क्रीन लीजिए, देखिए जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। जंगल में ऑपरेशन चल रहा है और एक आतंकी जो छिपा हुआ था इस जंगल में, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे 5 जवान शहीद हुए, ये 2 आतंकी, इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी है जो इस जंगल में छुपा हुआ था। सुरंग एक्सपर्ट भी कहते हैं। दोनों को जंगल में मार गिराया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हमारे जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत का बदला बेशक ले लिया गया हो, लेकिन वो अनमोल है, उनकी वाकई कोई कीमत नहीं है। अब सुनिए जरा कैप्टन शुभम, शहीद कैप्टन शुभम के पिता को, जिन्हें सुनेंगे तो आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे भावुक होने से। पिता को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है, सुनिए। बस यही कह रहा था, कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। जानकारी मिलती है, बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, आदत ही है। दुश्मनों का सफाया करने के लिए जवानों ने जान की बाजी लगा दी। देश के 2 जाबाज कैप्टन शहीद हो गए।
3 और जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मतलब देश के 5 सैनिकों ने खून का एक कतरा लगा दिया ताकि दुश्मन की कोई चाल कामयाब ना हो। जवानों की शहादत पर आगरा से लेकर बेंगलुरु और पुंछ तक गर्व से भरा है। जंगल और पहाड़ों से छिपकर गद्दार हमला कर रहे थे। राजौरी में वो गुफाओं और सुरंगों को ढाल बना रहे थे, लेकिन देश के दिलेर चट्टान की तरह अड़ गए। वो न गोलियों से डरे और न धमाकों से। 5 जवान शहीद हुए तो 2 कायर दहशतगर्दों को भी ढेर कर दिया और साफ पैगाम दे दिया कि चाहे जंगल में छिपे या जहन्नुम में, आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। और आइए अब आपको बताऊं कैसे जंगल में चल रहा था ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद हुए। दरअसल जंगल में छिपे हुए थे ये आतंकी। इन्होंने नया तरीका अपनाया कि जंगल में छिप जाओ, उसके बाद जब सेना के जवान आए तो छुप कर उन पर हमला करो, क्योंकि जंगल में छिपे हैं तो हमारे लिए, हमारी फौज के लिए समंदर में सुई जैसी स्थिति होती है। पहले जब उनके एक बार में पता चल जाए कहां छिपे हैं, फिर हम उन्हें मार गिराते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान से आए आतंकी 1 महीने से कालाकोट के जंगल में छिपे थे और घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना को जानकारी मिली, उसने ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ी और जंगल का फायदा उठाकर आतंकी भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जंगल में घेराबंदी से बौखलाए आतंकी फौरन फायरिंग करने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास रह रहे लोग दहशत में आ गए कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हमारे सेना के जवान ढाल की तरह उतर आए। उनकी पहली कोशिश थी कि आम लोगों को चोटें न लगे, गोलीबारी की चपेट में ना आए। माना जा रहा है कि इसी वजह से सेना को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एनकाउंटर में 2 जाबाज कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने देश के 2 दुश्मनों को ढेर कर दिया। मतलब राजौरी के जंगलों में दहशत की साजिश नाकाम कर दी। सेना का एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, यानी राजौरी के जंगल में छिपा कोई आतंकी बचेगा नहीं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको बताऊं मैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती आतंकियों के खिलाफ उनकी जुबानें सिल जाती हैं। और यहां भी जब 5 जवान शहीद हुए तो उस पर भी सियासत। सुनिए जरा। जो जवानों ने है अपनी जिंदगी का नजराना दिया है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि कल जो 4 जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं, वो शहीद किए गए। और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? अब आपको बताऊं, महबूबा को सुन लिया आपने। इस तरह के बहुत से सियासतदान हैं जिनकी दुकानें सिर्फ इसी तरह से चलती आ रही, लेकिन भारतीय सेना चुन चुन कर मारने पर यकीन रखती है जो देश के खिलाफ बंदूक उठाए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो आतंकी ढेर किया गया, उसका नाम है कारी। यह पाकिस्तानी आतंकी है, टनल में छिपने में माहिर था। इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है आतंकी। समझ लीजिए बहुत बड़ा आतंकी है जो छिपा हुआ था राजौरी के जंगल में। आइए अब मैं आपको बताऊं इसको कैसे ढेर किया गया। और यह हाईली ट्रेंड आतंकी था, यह बहुत लंबे वक्त से भारत में छिपा हुआ था। इसको मार देना एक बड़ी कामयाबी भी है। देखिए, इस तरह की सुरंग जंगलों में होती है, प्राकृतिक सुरंग होती है, इसमें छिपा हुआ था यह कारी। राजौरी एनकाउंटर में 2 बड़े आतंकी मारे गए। मारा गया एक आतंकी लश्कर का टॉप कमांडर था, पाकिस्तान से आए इस आतंकी का नाम था कारी। पाकिस्तान ने जम्मू में फिर आतंक फैलाने के लिए इसे भेजा था। कारी सुरंग में रहकर साजिश रचने में माहिर था। वो हमास की तरह गुफाओं में छिपकर रहता था और गुफाओं से ही टेरर का नेटवर्क चला रहा था। उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान मोर्चे पर ट्रेनिंग मिली। राजौरी के जंगल और गुफाओं की जानकारी उसके पास थी, इसलिए वो बार बार सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। और पिछले 1 साल से पुंछ राजौरी में यह सक्रिय था। कारी को उसे साथी बारूदी गोलेबाज भी कहते थे, यानी क्योंकि वो आईडी यानी बम बनाने में माहिर था और गुफाओं से छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर था। उसे डांगरी कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। जनवरी में राजौरी के डांगरी में 7 आम लोगों की इसने हत्या की।
मई में राजौरी के कंडी में बम धमाके में 5 जवान शहीद हुए थे। इन दोनों आतंकी वारदातों को कारी ने ही अंजाम दिया था, इसलिए उसके खात्मे के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी और राजौरी के जंगलों में उसे ढेर करके ही दम लिया है। मारा गया दूसरा आतंकी कारी का ही गुर्गा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं। देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए, क्या कुछ उनकी रिपोर्ट है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन चल रहा है। मार गिराया है, यही वो जंगल का इलाका है, यहाँ जे पिछले 40 घंटों से ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव थे और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, जिनमें इस साल की शुरुआत में ढांगरी इलाके में 7 हिंदुओं की हत्या और कंडी इलाके में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के 5 जवानों की हत्या शामिल है। 2 आतंकियों में एक की पहचान लश्कर तोयबा के बड़े आतंकी कारी के रूप में हुई है, जो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचा था और जंगल वारफेयर में इसे महारत हासिल है। आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन 5 जख्म, हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, 2 कैप्टन इनमें शामिल हैं और एक हवलदार माजिद हैं, 2 और जवान शहीद हुए, कुल 5 शहादत हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये कैप्टन शुभम के पिता की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिता को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाल, उनका सपूत आज उनके बीच नहीं है। मां को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवार वाले कैप्टन शुभम की शादी की तैयारी कर रहे थे। शुभम ये कहकर गए थे कि लौट के आते ही शादी करूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए, यही हाल पुंछ में माजिद के परिवार का भी है। ये माजिद के बेटे को आप देख रहे हैं। माजिद के दोनों बच्चे देखिए, पिता की तस्वीर अपने पास रखकर बैठे हुए। 3 बच्चे माजिद के और तीनों बहुत छोटे बच्चे हैं। आइए अब आपको बताऊं हमारे उन जवानों के बारे में जो हमेशा हमारे बीच रहेंगे, जिन पर हमेशा हमें फख्र रहेगा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राजौरी एनकाउंटर में कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए हैं। आगरा के रहने वाले शुभम 9 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन थे। वो राजौरी के जंगलों में एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे थे। 26 साल के शुभम की गिनती सेना के जाबाज अफसरों में होती थी। 2018 में सेना के सिग्नल कोर में उनकी भर्ती हुई थी, मगर परिवार को बिना बताए उन्होंने कोर अपना बदल लिया। इसके लिए शुभम ने स्पेशल फोर्सेस की कठिन ट्रेनिंग ली। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग जब पूरी की, तब परिवार को पता चला। 6 महीने पहले शुभम गुप्ता अपने घर आगरा आए। वो दोस्त परिवार से हमेशा कहते थे कि कुछ बड़ा करना है। शुभम की कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी, लेकिन वो कहते थे पहले बड़ा काम कर लूं फिर शादी करूंगा। पिता से आखिरी बार बात में कहा था 25 नवंबर को आऊंगा, लेकिन पापा उससे पहले बड़े मिशन पर जा रहा हूं। शुभम अब शहीद बनकर लौटेंगे, लेकिन एक मिशन पूरा करके। जिस ऑपरेशन की अगुवाई की, उसमें देश के दुश्मन मारे गए। शुभम की शहादत पर आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। सीएम योगी ने भी कैप्टन शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद परिवार को 50 लाख की मदद की घोषणा की है। बेंगलुरु के रहने वाले कैप्टन प्रांजल दिलेर अफसर थे और 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात प्रांजल एनकाउंटर में माहिर थे। 9 दिसंबर को प्रांजल कैप्टन से मेजर बनने वाले थे, मगर उससे पहले ही प्रांजल ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 29 साल के प्रांजल अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। उनके पिता मैंगलोर रिफाइनरी में डायरेक्टर रह चुके हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, प्रांजल की जो पत्नी है अदिति, IIT चेन्नई से वो खुद PhD कर रही थी। परिवार को प्रांजल के खाने खोने का गम है और गर्व दोनों। पूरा बेंगलुरु अपने लाल की दिलेरी को याद कर रहा है। कैसे प्रांजल बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका सपना सेना के साथ जुड़ने का था। वो बचपन से वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, पायलट नहीं बन पाए, तो 2014 में सेना में शामिल हो गए और सेना में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मन उनसे कांपते थे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कैप्टन शुभम, शहीद कैप्टन शुभम के पिता और उनके भाई को। आई फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, आदत है। मुझे कल दिन में सूचना मिली थी कि उनको इंजरी लगी है, कुछ ऑपरेशन वगैरह था उसमें इंजरी लगी थी। शाम तक आखिरी सूचना जो मिली थी वो ये थी कि हम उन्हें बचा नहीं पाए।
भाई साहब की बात कब हुई थी लास्ट? मेरी लास्ट जो बात हुई थी वो रात को तकरीबन 8 बजे। क्या बात हुई थी? क्या? मुझे कर्नल साहब का उनकी यूनिट से फोन आया था कि हम उनको बचा नहीं पाए और आप लोग जम्मू की तरफ ना आए, क्योंकि मैं तब तक जम्मू के लिए निकल चुका था। उन्होंने कहा कि अब वापस आगरा चले जाए। शुभम से कब बात हुई थी आपकी? मेरी उनसे आखिरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, दिवाली के आसपास। दिवाली। आइए अब आपको बताऊं कि हवलदार माजिद जो पुंछ के रहने वाले हैं, ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर में पुंछ के अब्दुल माजिद भी शहीद हुए। मजीद सेना की 9 पैरा रेजिमेंट में हवलदार थे। मजीद का पूरा परिवार सेना से जुड़ा है, मतलब देशभक्ति का जज्बा मजीद के खून में था। 2017 में मजीद के भाई ने भी देश के लिए शहादत दी थी और अब उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मजीद ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी से बात की थी और जल्द ही कहा था कि वो घर वापस आएंगे। मजीद के 3 छोटे छोटे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों का सफाया करने के लिए मजीद खुद कुर्बान हो गए। पुंछ को अब अपने लाल के पार्थिव शरीर का इंतजार है। अंतिम सलाम कर वो अपने सपूत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शहीद मजीद के पिता। तो मैं बोलता हूँ, मेरा अभी एज 60 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ले चलें, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया है तो मैं उसको कर दूं। तो हमको बहुत फख्र है इस चीज का, मेरा बच्चा जो है शहीद हुआ है। मेरे पोतरे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह मैं फौज में भेजूंगा अगर जिंदगी रही मेरी तो ऐसे ही शहादत का बदला लेने के लिए कश्मीर में जो भी बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ, उसे ऊपर जाना होगा। सेना कड़ा बदला लेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्रिकेट में हार तो मोदी पर वार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण नगरी मथुरा में थे। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचा, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में पहुंचा। अगली तस्वीर दिखाइए, वृंदावन गए जहां बाके बिहारी के दर्शन किए पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री कृष्ण भक्त भी हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री राम भक्त भी हैं। और अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री अपने लोगों के बुरे वक्त में उनके साथ भी खड़े होते हैं। लेकिन अगली तस्वीर दिखाएं कि कैसे राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक भक्त मोदी पर हमला कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। खुशी हो रही है बहुत अच्छी। राम को लाए हैं, इस बार कृष्ण को लेकर के आए। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है आज। भगवान कन्हैया की इस पावन स्थली पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे बड़े सौभाग्य की हमारी क्या बात हो सकती है। विपक्ष तो कहता रहे जो कहेगा, हमारे लिए मोदी श्री राम को लाने वाले हैं तो हम उनको ही। कृष्ण भक्त प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए कान्हा की नगरी मानो सड़क पर उतर आई। पूरा मथुरा उत्सव के रंग में रंगा था। पीएम मोदी कृष्ण जन्मभूमि के बाद वृंदावन के बाके बिहारी पहुंचे। राधे राधे। मोदी कृष्ण भक्त हैं। जय श्री कृष्ण। मोदी राम भक्त भी हैं, जो 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखेंगे। और मोदी शिव भक्त भी हैं। लेकिन देश की सियासत इतने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है कि भक्त मोदी विश्व कप मैच देखने पहुंच गए तो विरोधियों का गला सूख गया। जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। भाई देश आप लोगों को देखना। राहुल पीएम मोदी को पनौती कह गए और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भक्त मोदी को पापी बता रही है। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানেই মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। आइए अब आपको बताऊं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, और उसी बात को आज ममता बनर्जी दोहरा रही हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? विश्व कप में हार के बाद सियासत शुरू हो गई है। मोदी के स्टेडियम जाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, हार के बाद ड्रेसिंग रूम जाने पर भी सियासत कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ने मोदी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने हार के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया। वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो हम जरूर जीतते, वो कह रही हैं।
भारत ने सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। सोचिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। टीम इंडिया की जर्सी को लेकर भी ममता भड़क चुकी हैं। कहा था कि क्रिकेट टीम के भगवाकरण की कोशिश हो रही है। जब प्रैक्टिस ड्रेस में थी, जर्सी में थी टीम इंडिया, जो ऑरेंज कलर की, भगवा कलर की, भगवा त्यागियों का रंग है, लेकिन तुम लोग भोगी हो, ममता ने कहा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी मोदी पर सवाल उठाए थे। राजस्थान की रैली में कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि हरवा दिया। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग चली गई, वहां शिकायत की और चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को नोटिस दे दिया है। शनिवार तक जवाब मांगा गया है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को और राहुल गांधी को। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানেই মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। ममता जो भी कहे, राहुल गांधी जो भी कहे, लेकिन आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जब ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे और विराट रोहित से मिल रहे थे, शमी को गले लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। इस पर, इस तस्वीर पर क्या कुछ कह रहे हैं शमी, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। शमी ने कहा, उन्होंने आज मीडिया से बात की इस तस्वीर को लेकर। फाइनल में हार के बाद मोदी ड्रेसिंग रूम गए थे। ड्रेसिंग रूम में मोदी ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया था। मोदी ने शमी को गले लगा लिया और कहा बहुत अच्छा खेले। इस पर शमी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। हम मैच हार चुके थे, ऐसे समय में पीएम वहां आए। जब पीएम आपको विश्वास देते हैं तो अलग ही पल होता है। यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि मनोबल गिरा हुआ रहता है। ऐसे में आपके पीएम साथ होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, यह शमी ने कहा। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सियासतदान क्या क्या कह रहे हैं और वो खिलाड़ी जिनका मनोबल बढ़ाया वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको पहचानें, मेहनत करें। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी या यहाँ पे क्या था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो बस आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्डवर्क करते रहें। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सब ने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो कपूरथला से आई है। कैसे गुरुद्वारे में निहंगों का खूनी खेल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कपूरथला गुरुद्वारे की, और यहां मैं आपको बताऊं कुछ निहंग घुस गए कब्जा करने के मकसद से। अगली तस्वीर दिखाइए और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए, इसमें फायरिंग की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। निहंगों के पास हथियार थे, पुलिस का कहना उन्होंने फायरिंग की। और पुलिस देखिए, पुलिस भी AK-47 से फायरिंग कर रही थी। एक तरफ गुरुद्वारे में छिपे निहंग फायरिंग कर रहे थे, इधर से पुलिस फायरिंग कर रही थी। और इस दोनों तरफ से फायरिंग में आपको बताऊं एक पुलिस वाले की मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पर बॉडी पड़ी है। एक पुलिस वाले की शहादत हो गई है इस फायरिंग में। अगली तस्वीर दिखाई। कुछ पुलिस वाले घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या, क्यों निहंगों ने पुलिस पर फायरिंग की, क्या वजह है कि गुरुद्वारे से फायरिंग होने लगी। दरअसल पंजाब के कपूरथला में के एक गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा। निहंगों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। कपूरथला के श्री अकाल बुंगा गुरुद्वारे की घटना है। गुरुद्वारे पर निहंगों के एक ग्रुप ने कब्जा कर रखा था।
पुलिस निहंगों से कब्जा खाली कराने गई थी। इस दौरान पुलिस और निहंगों के बीच झड़प होने लगी। झड़प के बाद निहंगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बचाव के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग में सिपाही जसपाल सिंह की मौत हो गई है। पुलिस की फायरिंग में 3 निहंग भी घायल हुए। फायरिंग की घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और काफी देर की बातचीत के बाद निहंगों ने प्रशासन की बात मानी। निहंगों ने गुरुद्वारा खाली कर दिया। पुलिस ने 5 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। गुरुद्वारे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुनिए जरा अकाली दल के नेता अर्शदीप क्या कह रहे हैं। पहली बार ऐसा कोई वाकया हुआ है कि पुलिस गुरुद्वारे में गई है और अकेला गुरुद्वारे पे हमला ही नहीं किया, पुलिस ने वहां गोलीबारी की। और बड़ी मंदभागी बात है कि एक पुलिस के कर्मी की भी मौत हुई है। लेकिन मैं पंजाब के गृह मंत्री जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये किसके कहने पे ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि आप गुरुद्वारा साहिबान में ऐसी कार्रवाई करना, क्या ये मसला बातचीत से हल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि जो निहंग सिंह अभी अंदर से बाहर आए हैं वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार 2 दिन से प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस को और पंजाब सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया कि किसी गुरु धाम को निशाना बनाया हो। और आइए एक और खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। सिर्फ 350 रुपए के लिए चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस शख्स को देखिए, बुरी तरह से 1-2 नहीं, लगातार चाकुओं से गोद रहा है। यह देश की राजधानी दिल्ली की घटना है। और अगली तस्वीर दिखाइए, यह देखिए डांस कर रहा है। मारने के बाद यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हत्या करने के बाद वहां शव के ऊपर नाच रहा है। आइए आपको बताऊं हुआ क्या दरअसल। और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में यह सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग आरोपी ने महज 350 रुपए के लिए नाबालिग की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले युवक का पीछा किया, मारपीट के बाद युवक की जेब से 350 रुपए छीन लिए। इसके बाद आरोपी ने चाकुओं से युवक पर 60 बार वार किया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इतने से मन नहीं भरा तो आरोपी शव के ऊपर डांस करने लगा। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं ने जब युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने उनको भी मारने की धमकी दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में था, लूट के इरादे से हमला किया, लेकिन पैसे मिलने के बाद जान क्यों ले ली, इसको लेकर जांच करेंगे। आरोपी पुलिस पिछले साल यह आरोपी भी एक मर्डर केस में कुछ महीने बाल सुधार गृह रहकर आया है। क्योंकि नाबालिग है इसलिए लास्ट केस का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस बार पुलिस की कोशिश रहेगी कि आरोपी को नाबालिग होने का लाभ न मिले, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी। सुनिए जरा डीसीपी नॉर्थ क्या कह रहे हैं। एक्यूज है उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है। और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था। तो मोटिव इसमें रॉबरी था। तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया, फिर बाद में चाकू मार गया था। तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर। और आइए आपको ले चलते हैं जंग के मैदान में। हमास, मुसाद को हमास चीफ की सुपारी दे दी गई है। दरअसल नेतन्याहू बेशक युद्ध विराम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन युद्ध विराम के पेपरों पर अब तक हमास ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए युद्ध विराम कुछ दिन के लिए टल गया है। लेकिन नेतन्याहू ने मुसाद को यह काम सौंप दिया है कि ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, इनकी सुपारी अपनी सबसे बड़ी एजेंसी मुसाद को दे दी है कि ये तीनों जहां मिले इन्हें मार दिया जाए, क्योंकि ये तीनों गाजा में नहीं है। ये भी हो सकता है कि दुनिया के किसी और देश में। जरा ये रिपोर्ट देखिए। सात अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खा ली है। इजराइल की सेना एक तरफ जहां हमास के लड़ाकों को ढेर कर रही है, वहीं खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के प्रमुख नेताओं को मारने की सुपारी दे दी गई है। नेतन्याहू ने मोसाद को साफ बोल दिया है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को किसी भी कीमत पर मारना है। आतंक के नाकाओं को ढूंढ कर खत्म कर दो।
और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किस तरह से मोसाद काम करेगा। मोसाद की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हमास चीफ पहले नंबर पर है। इस्माइल हानिया कतर में रहता है, 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार है और हानिया हमास के लिए फंड जुटाता है। हथियारों से लेकर आतंकियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमास के शासन की बागडोर भी हानिया के पास है। इजराइल से बचने के लिए कतर में ही रहता है ये। दूसरा नंबर है याया सिनेवार का, इसको भी मारने की जिम्मेदारी मोसाद के पास है, मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। हमास में हानिया के बाद सिनेवार दूसरे नंबर पर आता है और मोसाद सिनेवार को मारने के लिए ढूंढ रही है। 7 अक्टूबर के हमले के पीछे सिनेवार की प्लानिंग थी और बताया जाता है कि सिनेवार किसी सुरंग में छिपा है। अगला नाम मोहम्मद दाइफ, किसी भी कीमत पर मोसाद दाइफ को मारना चाहता है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है दाइफ। दाइफ को हमास का लादेन भी कहते हैं। इजराइल से बचने के लिए हर रात अपना ठिकाना बदलता है। मोसाद ने दाइफ को 7 बार मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। दाइफ के दोनों हाथ पैर नहीं है, केवल एक आंख है। दाइफ हमेशा व्हील चेयर पर रहता है। अगला नाम है खालिद मशाल, हमास का संस्थापक सदस्य है और सीरिया और मिस्र में काम करता है। ये मोसाद की टारगेट लिस्ट में शामिल है। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। שוחחתי עכשיו שוב עם הנשיא ביידן, הודיתי לו על שפעל לבקשתי מול המתווכים כדי להשיג שיפור משמעותי של המתווה, ואכן שיפור כזה אכן הושג. השילוב של המאמץ הצבאי והמאמץ המדיני הבשיל את התנאים להשבת חטופינו. आप सुन रहे थे नेतन्याहू कह रहे हैं अगर दूसरे देश में भी ये आतंकी हैं तो वहां भी इन्हें खत्म कर दो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अल-शिफा अस्पताल में एक सुरंग मिली है। बड़ी कामयाबी है, अल-शिफा से जुड़ी हुई सुरंग बताई जा रही है और ये आप देख रहे हैं उस सुरंग के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरंग में इजरायली सेना पहुंच चुकी है। जरा इजरायली सेना ने ये रिपोर्ट तैयार की है सुरंग के अंदर की, वो सुनिए। हम सुरंग की बात कर रहे हैं जो करीब 300 मीटर की है। सुरंग का ये रास्ता अस्पताल से बाहर जाता है, शायद किसी मस्जिद को या फिर स्कूल को। ये सुरंग करीब 1 महीने से बंद थी। उनको पता था कि हम आ रहे हैं। They knew that we were going to come here more than a month ago. This tunnel is अब हम देखते हैं कि सुरंग के अंदर क्या है। सुरंग में कई तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ लंबे समय तक रुका जा सकता है। अंदर टॉयलेट है। and you have rooms. एक रूम भी है जिसमें बिजली की भी व्यवस्था है। Provided from the sources of the hospital. सुरंग के अंदर आप एक छोटा रसोई घर भी देख सकते हैं। Inside the tunnel you can see a small kitchen. यहाँ खाना बनाने के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था है। Facilities of water and food are coming from the hospital, meaning they're using सब कुछ अस्पताल से मिल रहा था। आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोग यहाँ रहते थे। in order to provide this terror mechanism to stay alive and survive. अब हम आपको एक और रूम दिखाते हैं। यहाँ एक एसी भी लगा है जिसका कनेक्शन ऊपर स्थित अस्पताल से। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।